प्यारे बच्चों, इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी पुनः जो है एक हम लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाता से संबंधित एक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक हम प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न में लिखा हुआ है, अनिल, विमल और सुनील साझेदार है जो लाभालाभ 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है बच्चों, उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 40,000 और 20,000 रुपए है। प्रत्येक साझेदार पूंजी पर 5% ब्याज का अधिकारी है। ये सब समझते हैं, पहले से जान चुके हैं। विमल और सुनील क्रमशः 600 रुपए एवं 400 रुपए मासिक वेतन पाने का अधिकारी है, इसको भी जानते हैं। वर्ष 2007 में अनिल ने 4,000 रुपए, विमल ने 4,000 रुपए तथा सुनील ने 4,800 रुपए लाभ व वेतन मिलने के आशा में, है ना, लाभ और वेतन मिलेगा उसी आशा में आहरण किया। मतलब वो आहरण की राशि है, आपको यहाँ पर लाभ वेतन पे कंफ्यूज नहीं होता है, आहरण है, वो आहरण किया। वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद किंतु उनकी पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व 32,000 रुपए है। प्रश्न एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर फिर से वर्ष का लाभ, जो वर्ष का लाभ जो दिया हुआ है 32,000, इसके लिए बताया जा रहा है साझेदारों का वेतन लगाने के बाद, मतलब साझेदारों का वेतन उसमें घटाया जा चुका है। लगाने के बाद मतलब घटाया जा चुका है, ठीक है। किंतु उनकी पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, ब्याज, पूंजी पर ब्याज की राशि उसमें नहीं घटाया गया है। किस पर? इस लाभ के ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब लाभ हानि नियोजन खाता जब तैयार करेंगे तो उस समय जो है साझेदारों को जो वेतन मिल रहा है वो राशि जो है लाभ हानि नियोजन खाता में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको हम क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं, ठीक है। लेकिन साझेदारों का जो पूंजी पर ब्याज है उसको नहीं दिया गया है, उसके पूर्व का है ना, पूंजियों पर ब्याज लगाने के पूर्व है, तो वो जो है लाभ हानि नियोजन खाता में लिखा जाएगा। तो प्रश्नों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आगे, यह लाभ, ये जो लाभ है वो लाभ 20,000 रुपए के फर्नीचर पर 7.5% हराश तथा 600 रुपए अप्राप्त ऋण के समायोजित करने के पूर्व है। ठीक है, मतलब ये जो लाभ जो दिया है 32,000 का, उसमें फर्नीचर पर हरास 7.5% नहीं लगाया गया है और साथ में 600 रुपए का अप्राप्त ऋण, डूबत ऋण जिसको बोलते हैं, उस राशि का समायोजन नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो उसके आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाने बोला है, फिर भी हमको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो शुद्ध लाभ निकलता है उसको ही पूंजी खाता में लिखा जाता है, इसलिए हमको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना होगा। अच्छा बच्चों, साथ ही साथ अब यहाँ पर एक संयोजन और दिया है। यहाँ पर देखेंगे, यह लाभ है ना 20,000 रुपए के फर्नीचर पर 7.5% हरास, मतलब फर्नीचर पर हरास भी नहीं घटा हुआ है। साथ में 600 रुपए का अप्राप्त ऋण का भी समायोजन हमको करना है। ऐसे देखा जाए तो लाभ हानि नियोजन खाता में जो शुद्ध लाभ हम लेकर के आते हैं, शेष आगे लाया गया जो लिखते हैं, वो जितने भी खर्च हुए फर्म से संबंधित, वो समस्त खर्च जो है घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ आते हैं, है ना, जिसको अब साझेदारों में ही बांटना हो, लास्ट जो है साझेदारों में बांटने की स्थिति में हो, ऐसे शुद्ध लाभ को जो है लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में शेष लेकर के आते हैं और उसको जो है साझेदारों के बीच जो है ना बांटा जाता है। चाहे उसको हम पूंजी के रूप में दे या वेतन के रूप में दे या लाभ के रूप में दे, ठीक है, वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दो समायोजन जो है, जो कि लाभ हानि नियोजन खाता के पहले का है, ठीक है ना, उसको पहले कर देना चाहिए था, ठीक है, जिसको नहीं किया गया है, ठीक है ना भाई। तो हमको जो है इसके पहले हम क्या करेंगे, लाभ हानि खाता तैयार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो समायोजन है उसको लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि खाता में समायोजन हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई फर्नीचर पर ब्याज लाभ हानि खाता से रिलेटेड है और अप्राप्त या डूबत ऋण में लाभ हानि खाता से रिलेटेड है, वहां करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये 32,000 रुपए जो दिया है वो सकल लाभ है,
है ना। सकल लाभ के बाद हम क्या निकालते हैं भाई, शुद्ध लाभ निकालते हैं ना, उसमें अप्रत्यक्ष व्यय घटा करके। तो ये अप्रत्यक्ष व्यय कहें, है ना, या प्रशासनिक व्यय कहें, उससे रिलेटेड जो खर्च है उसको घटाना होगा, मतलब उसको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो पहले काम हमको लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के पहले लाभ हानि खाता बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर देखो लाभ हानि खाता का भी प्रारूप बनाया है, उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बनाया है, फिर हम बनाएंगे पूंजी खाता। ठीक है ना, तो इस कारण क्यों बनाया आप समझ में आ गया होगा, लाभ हानि नियोजन खाते, लाभ हानि खाते का भी प्रारूप। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो है 2 समायोजन हमें करने हैं इसीलिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ह्रास जो है यहां नहीं लिख सकते, अप्राप्त ऋण यहां नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि भाई इसमें शुद्ध लाभ को ही वितरित किया जाता है। हालांकि कई पुस्तकों में जो है यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है, यहाँ पर भी दिखाया जाता है, लेकिन जो है सबसे बेटर जो तरीका है वो ये है ना, कि सबसे पहले जो है आप, है ना, अप्रत्यक्ष जो खर्च है उसको घटा करके शुद्ध लाभ निकालिए और शुद्ध लाभ को फिर साझेदारों में वितरित कीजिए। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है इसको। इसीलिए बच्चों सबसे पहले हमको लाभ हानि खाता से ये दोनों संयोजन कर लेते हैं, फिर जो शुद्ध लाभ आएगा उसको हम साझेदारों के बीच में वितरण करेंगे, अर्थात लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करेंगे। ओके, देखो तो सबसे पहले यहां पर देखिए, पिछले क्लासेस 11वीं में भी आपने पढ़े हैं, पहले व्यापार खाता बनाते हैं, फिर लाभ हानि खाता बनाते हैं। ठीक है, तो व्यापार खाते के हिसाब से सकल लाभ आता है, तो यहां पर जो दिया है 32,000 रुपए, एक प्रकार से वो सकल लाभ है, और जिसको जो है हम किधर लेके आते हैं, उसका शेष, है ना, सकल लाभ का शेष क्रेडिट पक्ष में लेकर के आते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे लाभ हानि खाता के क्रेडिट पक्ष में, ठीक है, सकल लाभ लाया, सकल लाभ, है ना, लाया, सकल लाभ लाए कितना, 32,000 रुपए। ठीक है बच्चों, देखो ये 32,000 रुपए का सकल लाभ हम लेकर के क्रेडिट पक्ष में आएंगे। इसमें हमारा 2 समायोजन है, एक फर्नीचर पर ह्रास और दूसरा है अप्राप्त ऋण, दोनों का समायोजन कर देंगे। फर्नीचर पर ह्रास बता रहे हैं 7.5%, और फर्नीचर का कीमत है 20,000, तो 20,000 का 7.5%। ठीक है, देखो 20,000 का 7.5%। ठीक है, यहाँ पे 0.5 लिखा है, तो इसको हम जो है दशमलव हटाते हैं, तो यहाँ पर 1 जीरो और लगा देंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो और लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा, फिर आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 0 0 0 0 0 0, अब गुणा कर देंगे इसको, तो ये हो गया 75 0 0 और 75 दूनी 150। ठीक है, तो 1,500 रुपए आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे उसी को, क्या लिखेंगे, फर्नीचर पर ह्रास, कितना का, 1,500 रुपए का। ठीक, उसके बाद 600 रुपए का अप्राप्त ऋण दिया है, वो यहां पर आएगा अप्राप्त ऋण, इसको डूबत ऋण भी कहा जाता है। ठीक, ये है 600 रुपए। ठीक है बच्चों, 600 रुपए। अब हम जब निकालेंगे तो निकलेगा हमारा शुद्ध लाभ, और इसी शुद्ध लाभ को फिर हमको लाभ हानि नियोजन खाता में लेके आना है और फिर साझेदारों को वितरित करना है। ओके, देखो अब हम निकालेंगे शुद्ध लाभ। ये हो गया 32,000 में से 21,000 घटा दो, 32,000 में से 2100 रुपए घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 0 10 में से 9 9 और 2 आ जाएगा 29,900। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बन गया लाभ हानि खाता। अब इसको हमको साझेदारों के बीच क्या करना है, बांटना है। ठीक है, तो साझेदारों के बीच जो है ये हम बांटेंगे। तो देखो यहां पर लाएंगे इसी लाभ को अब शेष के रूप में, शेष आगे लाया 29,900 रुपए का। ठीक है, देखो अब प्रश्न को फिर से एक बार ध्यान रखेंगे ना, प्रश्न में बहुत सारी चीजें इसमें दिया है। यहां पर एक बार फिर से पढ़ता हूं, और प्रश्न पढ़ते समय भी आपको अंडरलाइन कराया था, इसको ध्यान रखेंगे करके। देखो, वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद
वेतन लग चुका है मतलब वेतन नहीं लिखेंगे, किंतु उनकी पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, इसका मतलब है पूंजी पर ब्याज बस लिखा जाएगा। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज के लिए क्या बोला है भाई, तो उनकी पूंजी 40,000, 40,000, 20,000 है, प्रत्येक साझेदार पूंजी पर 5% ब्याज का अधिकारी है, तो पूंजी पर ब्याज बस लिखेंगे। ओके बच्चों, तो देखो पूंजी पर ब्याज, 3 साझेदार हैं, अनिल, विमल और सुनील। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज निकालेंगे 5%, तो 40,000 का 5% कितना आएगा भाई, 2,000। 40,000 का 5% 2,000 और 20,000 का 5% 1,000, टोटल आ गया 5,000। ठीक है, 5,000। अब हमको क्या करना है, अब इसको खाता संतुलित करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी और कोई भी चीज तो इस प्रश्न में दिया नहीं है, आहरण पर भी ब्याज नहीं है। ठीक है, वेतन दिया है तो उसको लिखना नहीं है क्योंकि दे चुके हैं। ओके, इसीलिए जो है अब निकालेंगे शुद्ध लाभ। ये भी किसको देना रहेगा, अनिल, विमल और सुनील। ठीक है, देखो कितने का आ रहा है, अब 29,900, 29,900। 29,900 में 5,000 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 24,900। तो इस 24,900 को प्रश्न के अनुसार 3:2:1 के अनुपात में उसको हमको बांटना है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना भाई, तो देखो यहां पर हम बांट देते हैं। ठीक, तो बांटेंगे 3:2:1 में, सभी का योग कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, टोटल 6 से भाग देंगे, तो निकालते हैं सबसे पहले अनिल का हिस्सा। कितना बांटना है, 24,900 को बांटना है। 24,900 भागित 6 गुणा, ठीक है, 3। किसका है, अनिल का हिस्सा है, अनिल का है, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24। ठीक है, उसके बाद 6 एकम 6 बचा 3, 6 पंचे 30, 6 शून्य 0। ठीक है, 4,150, 4,150 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 4, है ना, गुणा कर देते हैं अभी, तो कितना आएगा देखो, 3 शून्य 0, 3 पंचे 15 का 5 बच गया 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, और 3 चौक 12, इस प्रकार से 12,450 रुपए यहां पर आ जाएगा, 12,450 रुपए। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे विमल का, 24,900 भागी 6 गुणा 2, है ना, कैंसल किए, इतना आ गया 4,150, 2 से गुणा कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 8,300। कितना आएगा, 8,300। ठीक है, उसी प्रकार से निकालेंगे सुनील, 24,900 भागित 6 गुणा 1, 4,150, 4,150। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपका बन जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, ये बन गया आपका लाभ हानि नियोजन खाता। अब हमको बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता। तो देखो, साझेदारों के पूंजी खाता में सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में जो है साझेदारों को पूंजी शेष लेकर के लाते हैं, जो कि है 40,000, 40,000 और 20,000। लिखेंगे शेष आगे लाया गया, कितना, 40,000, विमल का भी 40,000, सुनील का 20,000। ठीक है बच्चों, अब
अब देखो यहां पर लिखा है प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर 5% ब्याज, जो कि हम यहां पर निकाले हैं 5% ब्याज, लिखेंगे पूंजी पर ब्याज कितना हो गया 2000, 2000 और 1000। ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे प्रश्न में लिखा है और विमल और सुनील क्रमशः 600 रुपए एवं 400 रुपए मासिक वेतन पाने का अधिकारी है। अब यहां पर लिखेंगे ना, ठीक है, यहां लिखेंगे। पूंजी खाते में सारी चीज लिखा जाता है, ठीक है, साझेदार से संबंधित सारे चीज साझेदारों के पूंजी खाते में लिखा जाता है, ठीक है। वहां क्यों नहीं लिखे थे, तो वहां पर इसीलिए नहीं लिखे थे क्योंकि वेतन दिया जा चुका है, उसके बाद का लाभ दिया था, इसीलिए नहीं लिखे थे। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखेंगे किसको, वेतन। तो यहां पर लिखेंगे वेतन, वेतन खाता कितना 6, देखो विमल को, अनिल को नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इसको डेस कर देते हैं। फिर एक विमल और सुनील, विमल और सुनील को मिलेगा। विमल को 600 रुपए एक महीने का, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, हाँ 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छिके 72, तो आ जाएगा कितना 72, 100 रुपए, मतलब 7200 रुपए। और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 4800 रुपए का सुनील को वेतन। ओके, ठीक है, तो ये हो गया वेतन का भी एंट्री। आगे वर्ष 2007 में अनिल ने 4000, विमल ने 4000 तथा सुनील ने 4800 रुपए लाभ और वेतन मिलने की आशा से आहरण किया। मतलब आहरण, यहां पर लिखेंगे आहरण, आहरण खाता कितना है 4000, 4000 और 4800। ठीक है बच्चों। अब यहां पर के सारी चीजें हमने लिख लिए, एक चीज बचा है वो है शुद्ध लाभ, जो कि हम यहां पर एंट्री कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता में है 12,450 और विमल का 8,300, सुनील का है 4,150। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये हमने सारी चीज इसमें एंट्री कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका खातों का संतुलन हम करेंगे। ठीक है, और खातों के संतुलन करने के बाद जो आएगा उसको अगले वर्ष के लिए शेष ले जाएंगे। ठीक है, चलो अनिल का खाता पहले संतुलित करते हैं, जोड़ते हैं 0, 5, 4, 4 और 5, तो आ गया है 54,450, 54,450। 4000 का इधर डेबिट पक्ष में है उसका, तो कितना बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 50,450। ठीक है, इसको लिखेंगे शेष आगे ले गया। ठीक है, विमल का खाता बंद करते हैं, देखें 0, 0, 3, 2, 5, 8 और 7, 15 और 2, 17, 7, 1, 5। ठीक है बच्चों, इसका आ रहा है 57,500। 4000 के इधर बैलेंस बता रहा है ना, तो 4000 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 53,500। ठीक है, अब सुनील का खाता बंद करते हैं। सुनील का टोटल करते हैं 0, 5, 9, 8 और 1, 9 और 2, इस प्रकार से 29,950। अब 29,950 ना, यहां पर है 29,950, उसमें घटाएंगे 4,800, घटा देंगे 0, 5, 1, 5, 2, 25,150, 25,150, इसका टोटल आ जाएगा 29,950। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है शेष निकल गया, उसको अगले वर्ष के लिए ट्रांसफर कर देंगे।
यहां पर भी क्रेडिट शेष आया है, तो क्रेडिट पक्ष में लेके आएंगे शेष आगे लाया कितना 50,450, 53,500 और 25,150। और इस प्रकार से जो है साझेदारों का पूंजी खाता इस क्वेश्चन के अनुसार से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, एक नया था। नया क्या कि यहाँ पर जो है दो समायोजन, एक फर्नीचर पर हराश, दूसरा अप्राप्त ऋण, ये समायोजन किए बिना ही हमको लाभ दे दिया था, जिसके कारण हमको लाभ हानि खाता बनाना पड़ा। और लाभ हानि खाता बनाकर हमने शुद्ध लाभ निकाला, शुद्ध लाभ निकाल करके लाभ हानि खाता नियोजन खाता में है ना उसको लाया। ठीक है, लाभ को, और उसके बाद साझेदारों के बीच उस लाभ को हमने बांटा, है ना। तो वेतन तो दिया जा चुका था, इसीलिए हम जो है पूंजी पर ब्याज के रूप में दिया, और बचा हुआ पैसा शुद्ध लाभ के है ना शुद्ध लाभ के रूप में 3:2:1 के अनुपात में बांट दिए। उसके बाद हमने जो है साझेदारों का पूंजी खाता तैयार किया। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा शेष लाया गया के रूप में साझेदारों की पूंजी, अनिल का 40,000, विमल का 40,000, सुनील का 20,000। फिर पूंजी पर ब्याज सभी का 5% के हिसाब से 2,000, 2,000 और 1,000। फिर है वेतन खाता, वेतन भी मिलना था किसको, विमल और सुनील को, अनिल को नहीं मिलना था, इसलिए अनिल का डैश कर दिए। और विमल को जो है 7,200 रुपए, सुनील को 4,800 रुपए। फिर जो है लाभ हानि नियोजन खाता हमने जो बनाया है, उसमें से लाभ का हिस्सा मिला है अनिल को 12,400, विमल को 8,300 और सुनील को 4,150 रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख दिया। क्रेडिट पक्ष में आहरण किया था सभी साझेदारों ने, अनिल ने 4,000 का, विमल ने भी 4,000 का और सुनील ने 4,800 रुपए का। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया, साझेदार है ना खातों को संतुलित किया। तो जब खातों को संतुलित किया तो पता चलता है कि क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा था सभी साझेदारों का, इसी कारण से क्रेडिट शेष आया। जो कम की राशि है उसको शेष आगे ले गया के नाम से हमने संतुलित किया यहाँ पर। ठीक है ना भाई, तो क्रेडिट पक्ष का योग, जिस पक्ष का योग ज्यादा आता है वही शेष कहलाता है, अर्थात क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा आया इसलिए क्रेडिट शेष कहा जाएगा। तो सभी साझेदारों का क्रेडिट शेष आया, जिसको हमने क्रेडिट पक्ष में फिर से लेके आया। ठीक, तो ये अगले साल के लिए ट्रांसफर हो गया। ओके ना, तो इस प्रकार से जो है ये सवाल को हल किया गया, जिसमें आपने थोड़ी सी एक नया चीज पढ़ी है यहाँ पर, तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को और भी आप बार बार देखिए तो आपको और भी अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और अगला वीडियो एक नए सवाल के साथ आपके सामने पुनः आएंगे, तब तक के लिए ओके।